हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हमें पहले पढ़ना पड़ता है कंस्ट्रेंट मोशन। तो हम शुरू करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने से। कंस्ट्रेंट मोशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस को जानने के बाद हम सिचुएशन को देखकर एक कुछ बात कहने लायक हो जाते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर मान लीजिए कि 3 अननोन हैं, 2 इक्वेशन हैं, 2 इक्वेशन 3 अननोन, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम वहाँ उस क्वेश्चन को देखकर उस सिचुएशन में कुछ एक बात कह पाएंगे, एक इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिचुएशन को देखकर कुछ बात कह पाना मैथमेटिकली, इसका विकास करने के लिए कुछ बातें करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके, जिससे आप देखकर एक इक्वेशन फॉर्म कर सको। बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ाने के पहले ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे बीच में अपन ने एक नेल फिक्स करके यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐसी रख के एक यहाँ पे कोई मेटालिक स्फीयर रख दिया और इस मेटालिक स्फीयर को अपन ने परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कोई वेलोसिटी दी, तो क्या होगा? तो ये ऐसे सर्कल में मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा है ना, तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगी। मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ये पक्की रूप से आप एक बात कह सकते हो। मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, VR रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो 0 होगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अगर अपन रिजॉल्व करके देखेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या क्या आ रही है, तो आप बोलोगे रेडियल डायरेक्शन में 0 आएगी, क्योंकि ये रस्सी जब तक टूटेगी नहीं, स्ट्रिंग जब तक टूटेगी नहीं, तब तक ये उधर कैसे जाएगा? और स्ट्रिंग तो टूटना नहीं है। अगर आपको बोला है कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो भाई वो स्ट्रिंग तोड़ क्यों दोगे आप? तो तोड़ना मना है। तो ये जो देखकर आपने कुछ कह दिया, यही एक कंस्ट्रेंट मोशन का केस बन गया। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बाधा। जैसे बाधा दौड़ होती है ना, कि यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया, यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया, यहाँ पे गड्ढा है, अब आपको एक कार रेस करना है, तो आप वो बैरिकेड से टकराओगे थोड़ी, बैरिकेड को छोड़ते हुए, गड्ढे को छोड़ते हुए इस तरह से जाओगे। तो वो जो मोशन की आपने डायरेक्शन फिक्स करी, जहाँ से जिस पाथ से कार को जाना है वो फिक्स किया, तो एक उसके बारे में, मोशन के बारे में आप कुछ तय रूप से कह सकोगे। क्यों? क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं उस मोशन में जो कि हमको दिख रही हैं, कि उस बैरिकेड को छोड़कर वो नहीं जा सकता, उस बैरिकेड को तोड़कर वो नहीं जा सकता, उस गड्ढे के अंदर से वो नहीं जा सकता। ये एक बाधा आपने उत्पन्न कर रखी है उस मोशन में। तो इस प्रकार की मोशन को कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। कंस्ट्रेंड मोशन का हिंदी में अर्थ क्या होगा? बाधित गति, जिसमें बाधाएं हों और उन बाधाओं के आधार पर ही तो हम कुछ कह सकेंगे। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन 2 प्रकार की सिचुएशन में हम देखते हैं। एक तो ड्यू टू कांटेक्ट, मतलब अगर कोई 2 बॉडीज़ हमेशा कांटेक्ट में हैं, ऐसा हमें पता है, तो हम उनके मोशन के बारे में कुछ पक्के तौर पे कह सकते हैं। और दूसरा होता है ड्यू टू कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसमें ये पहला वाला तो छोटा है, सिंपल है, आसान है, ये हम पहले देखेंगे। और ये दूसरा वाला थोड़ा सा लेंदी है और इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये हम सेकंड नंबर पे देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन ड्यू टू कांटेक्ट से। कंस्ट्रेंट, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम कभी कभी ये वर्ड यूज़ करते हैं, कंस्ट्रेंट। इसका मैंने डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखा, समझ तो रहा हूँ लाइफ में इतने कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सम स्पेसिफिक रूल्स
टू बी ओबेड। ये डिक्शनरी मीनिंग है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही ये काम होगा। तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट की मैं बात करूं, कंस्ट्रेंट ड्यू टू कॉन्टैक्ट, तो इसके बारे में मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कंस्ट्रेंट ड्यू टू कॉन्टैक्ट में हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन of two bodies along normal to contact surface must be equal. Of two bodies in contact, obviously कॉन्टैक्ट उनका है हमेशा, ये हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट अलोंग नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी इक्वल। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के उन कंपोनेंट्स की बात कर रहा है जो कि लिए गए हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब आप इस बात को समझो। तो देखिए, मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये दोनों बॉडी हमेशा कॉन्टैक्ट में रहती है, मुझे पता है। तो अब इनका मोशन देखिए, जितना ये इधर डिस्प्लेस होगी उतना ये भी इधर डिस्प्लेस होगी, वरना कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो कांटेक्ट सरफेस कहाँ है? ये गोरी वाली कांटेक्ट सरफेस है। अब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन बताओ, कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऐसी। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ बॉडीज़, वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़, एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडीज़ इक्वल होंगे। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांटेक्ट सरफेस के अलोंग दे मे हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, डिफरेंट वेलोसिटी कंपोनेंट्स, डिफरेंट एक्सेलरेशंस। अब मैंने ऐसे इसको ऐसे टेंजेंशियली भी मूव कर रहा हूँ और ऐसे स्पेस में एक सर्कल में भी मूव कर रहा हूँ। तो आप क्या पा रहे हैं पता है कि अलोंग कांटेक्ट सरफेस तो उनकी वेलोसिटीज़ वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ कि ये हाथ जितना इधर जाएगा उतना ये हाथ भी आएगा, जितना ये जाएगा उतना ये भी आएगा। तो अलोंग द नॉर्मल दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, देयर डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस मस्ट बी इक्वल। ये बात हम देख कर कह सके। तो इससे तो इन दोनों बॉडी के वेलोसिटीज़ के बीच में कुछ रिलेशन सेट कर सकते हैं। हाँ, वही तो एक एडिशनल इक्वेशन फॉर्म करने वाली बात हुई। तो क्या करेंगे इसमें? तो पहले कॉन्टैक्ट सरफेस देखेंगे कहाँ है, उसके नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे कहाँ है, और जो दो बॉडीज़ की वेलोसिटी आपने एज्यूम करी हैं एज़ पर द सिचुएशन, उनके कंपोनेंट्स लेंगे अलोंग द नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट सरफेस और उनको इक्वेट कर देंगे। तो इसकी मेथड में हम क्या कहें, तो स्टेप्स क्या हैं इसमें? पहली स्टेप ये है, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस एंड नॉर्मल टू इट। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, इसमें क्या करेंगे, इक्वेट कंपोनेंट्स of velocities along normal to contact surface बस बात ख़त्म। ये 3 स्टेप फॉलो करना है और एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और वही हमें चाहिए था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन में एक एडिशनल इक्वेशन जनरेट करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो एक एग्जांपल लेकर अपन समझते हैं। तो क्वेश्चन है, सिचुएशन देखिए, दो ये सरफेसेस हैं, एक वर्टिकल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इस पर एक ब्लॉक ऐसे रखा है ए, और ये इसका एंगल थीटा है, और इस पर दूसरा ब्लॉक रखा है बी,
और सारी कॉन्टैक्ट सरफेस मान लीजिए स्मूथ हैं, सो दैट मोशन कैन बी एंश्योर्ड। अब बताइए, ये आपको देखना है, ये कोई और नहीं बताएगा, न्यूटन आके नहीं बताएंगे। अब आपको देखना है कि कौन किधर चलेगा। तो भाई ये वेट के कारण बी नीचे आना चाहता है, तो ये इसको पुश करेगा यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस पर। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये ब्लॉक बी ए पर ऐसा फोर्स लगाएगा, टेंजेंशियली तो लगा नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और नॉर्मल के अलॉन्ग है, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर है। इस नॉर्मल के कंपोनेंट बनेंगे दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ए नीचे जाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड से रिएक्शन आ जाएगी तो ए तो नीचे जा नहीं सकता, तो किधर चलेगा, इधर तो फ्री है चलने के लिए। तो ये ए की वेलोसिटी मुझे ऐसी मिली, वेलोसिटी ऑफ ए मुझे ऐसी मिली, और बी तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन इसको वॉल के अगेंस्ट पुश करना चाहता है, तो वॉल इसको एक रिएक्शन देगी कि नहीं भाई इधर आना मना है, पर ये वेट के कारण नीचे आना शुरू होगा, तो बी की वेलोसिटी ऐसी होगी। तो आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन VA एंड VB, देयर स्पीड्स। देखो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आप नहीं ला पाओगे, क्यों? क्योंकि एक आई कैप में है, एक जे कैप में है। तो अगर आपसे पूछूं कि विच इज़ ग्रेटर, 5 आई कैप और 5 जे कैप, तो आप बोलोगे सर ग्रेटर कौन है, कोई नहीं। तो मैं बोलूँगा कि आर दे इक्वल, तो आप बोलोगे नो दे आर नॉट इक्वल ऑल्सो, बिकॉज वन इज़ 5 आई कैप, अनदर इज़ 5 जे कैप, दे आर नॉट इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल देन विच इज़ ग्रेटर, तो आप बोलोगे नहीं सर दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो वेलोसिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड कि VA वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ VB वेक्टर, ऐसा नहीं लिख सकते अपन, एक आई कैप में एक जे कैप में। हाँ, पर उनके मैग्नीट्यूड्स यानी स्पीड्स के बीच में रिलेशन हम ला सकते हैं। तो इसका मोशन किस प्रकार होगा समझना। अभी तो ये सिचुएशन है स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक A है ये चलकर यहाँ ऐसा आ गया, ये वाला जो एंड है फॉरवर्ड एंड ये चलकर यहाँ आ गया, तो ये ब्लॉक की नई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। हो जाएगी। ये वाली हाइट फिक्स है तो ये भी चलकर यहाँ आएगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। ब्लॉक ए की नई पोजीशन मैंने बना दी। तो ब्लॉक बी कहाँ होगा, तो ब्लॉक बी का ये वाला एंड नीचे आ जाएगा, तो ब्लॉक बी यहाँ से बनना शुरू होगा ऐसा, ये ब्लॉक बी हो जाएगा, ये ब्लॉक बी की नई पोजीशन हो गई। इस प्रकार ये इधर चल रहा है और ये इधर नीचे आ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब इनके वेलोसिटी मतलब स्पीड्स के बीच में रिलेशन मुझे लाना है, तो क्या करूं? तो सबसे पहले स्टेप है ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कैसी है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ये एंगल थीटा है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है। ड्रॉ नॉर्मल टू इट, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन इसके ऊपर बना लो, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर्स, तो ए की वेलोसिटी तो इधर है VA और बी की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है VB। अब इनके कंपोनेंट्स निकालो, तो कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल चाहिए होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है।
तो वी बी के दो कंपोनेंट होंगे, वी बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा वी बी साइन थीटा और एक इधर आएगा वी बी कॉस थीटा। इसी प्रकार से वी ए के दो कंपोनेंट होंगे, वी ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा वी ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा वी ए साइन थीटा। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, मतलब वी ए कॉस थीटा कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल और वी बी का वी बी साइन थीटा, इनको इक्वेट कर दो तो हमें आंसर मिल गया वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा। इसको अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड में रिलेशन ए इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा, क्योंकि थीटा तो फिक्स है, थीटा तो चेंज हो नहीं रहा। तो इस प्रकार से आपने इनकी स्पीड्स के बीच में और एक्सेलरेशंस के मैग्नीट्यूड्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया जो कि कहीं हेल्प करेगा। दिस इज द मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक एरडो वाली सिचुएशन देखिए, ये एक वेज है। वेज जानते हैं ना क्या होता है? वेज एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है, क्यूब का आधा, ये इसकी टॉप सरफेस है। क्यूब को डायगोनली दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो। जैसे रैंप होता है ना अपना गाड़ी चढ़ाने का, घर में घुसते समय गाड़ी को, कार को अंदर लाना है, मोटरसाइकिल को अंदर लाना है, तो ऐसा एक रैंप होता है, रैंप, उस टाइप की चीज़ है वेज। इसके ऊपर अपन ने एक रॉड ऐसे खड़ी कर दी, तो इसके ऊपर अपन ने यहाँ एक ऐसे रॉड खड़ी कर दी और रॉड का जो बॉटम फेस है ना वो ऐसा इंक्लाइंड है, इसके साथ कांटेक्ट में है। और इस रॉड को अपन ने फिक्स कर दिया, इस तरह से सपोर्ट कर दिया कि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पर एक वॉशर नट बोल्ट वॉशर, एक ऐसा वॉशर के थ्रू ये रॉड जा रही है और इस वॉशर को अपन ने कहीं फिक्स कर रखा है। तो ये रॉड ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती। तो ये रॉड हो गई, इस तरह की सिचुएशन है। और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल। तो आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ रॉड एंड वेज। तो कौन किधर चलेगा बताओ? तो ये अपने वेट के कारण नीचे आना चाहती है, वेज पर ऐसा फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस वेज को इधर मोशन देगा, तो ये इधर भागना शुरू करेगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज ऐसा आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो ये हॉरिजॉन्टली तो मूव कर नहीं सकती, वर्टिकली चल सकती है। नीचे आना है तो नीचे आना है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए ए आर है। तो मैं ए आर और ए डब्ल्यू में रिलेशन लाने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, स्टेप 1 कॉन्टैक्ट सरफेस ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, नहीं वर्टिकल है, नहीं हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर है। ओके, फिर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर, ये नॉर्मल हो गया। फिर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर्स को आँख से देखकर उनके डायरेक्शंस में ही बनाऊँगा। तो ए आर तो है वर्टिकली डाउनवर्ड और ए डब्ल्यू है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। एंगल बताओ, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग द नॉर्मल इक्वेट कर दो। तो ए आर का कंपोनेंट क्या आएगा, ए आर कॉस थीटा, और ए डब्ल्यू का इधर ए डब्ल्यू कॉस थीटा और इधर ए डब्ल्यू साइन थीटा। तो इनको मैंने इक्वेट कर दिया। तो बताओ ए आर कितना आया, ए डब्ल्यू टेन थीटा। इस तरह से मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया। ये एरडो का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगली सिचुएशन देखिए, एक वर्टिकल वॉल है
और यहाँ एक ऐसा वेज है, वेज का ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन फेस का एंगल थीटा है, और यहाँ एक रॉड है, ये रॉड है, और ये वेज है, ये स्मूथ वर्टिकल और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ वेज एंड रॉड। तो कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है? कॉन्टैक्ट सरफेस तो यहाँ है, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस। हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं, इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। कौन किधर चलेगा? तो देखो वेज पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा। मान लीजिए ये AW है वेज का एक्सेलरेशन, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड को इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस इधर तो वॉल में तो इसको पुश कर नहीं सकता, वॉल से कोई ना कोई रिएक्शन आ जाएगी, पर वर्टिकल वेट के कारण तो ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रॉड का AR है। तो हमने बनाई सबसे पहली स्टेप कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या कहती है कॉन्टैक्ट सरफेस? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल बनाओ इस पे, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई। एक्सेलरेशन वेक्टर्स बनाओ, तो इधर है AW और वर्टिकली डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। एंगल बताओ, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब कंपोनेंट्स अलोंग द नॉर्मल इक्वेट कर दो, तो AR का कंपोनेंट AR cos थीटा आएगा अलोंग द नॉर्मल, और AW का उधर AW cos थीटा होगा, इधर AW sin थीटा होगा। तो AR इज इक्वल टू AW tan थीटा। ऐसा रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, सिंपल। नेक्स्ट, चलिए नॉर्मल रिएक्शन का एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, आप इसको पॉज करना क्वेश्चन देख के और खुद से अटेम्प्ट करना। देखते हैं कि आप सही आंसर ला सकते हो कि नहीं। चैलेंज है ये, चैलेंज एक्सेप्ट करो भाई। उसमें क्या हो सकता है, चलो मैं उसकी हिंट भी दे दूँ कि या तो आपको यही समझ नहीं आएगा कौन किधर जा रहा है, या ये समझ में आ जाएगा तो आप फिगर ही नहीं बना पाओगे। जब फिगर ही नहीं बनेगा तो कंपोनेंट कैसे निकालोगे? बस यही इसमें हार्डनेस है और कोई टफनेस नहीं है इसमें। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बाद अब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके, और फिर आंसर देखना कि आपका सही आया कि नहीं आया। तो सिचुएशन है कि यहाँ एक वेज है और इसका ये एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ एक रॉड है, ये है रॉड और ये है वेज। अब आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ रॉड एंड वेज। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको आप यहाँ पर पॉज कर दीजिए और सॉल्व करिए। और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो मैंने अब सॉल्यूशन देना शुरू किया। फर्स्ट स्टेप है मेरी ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये दो बॉडीज हैं, एक ये रॉड, ऐसी रॉड है ये, और एक ये वेज। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस की बात चल रही है। वेज का रॉड के साथ कॉन्टैक्ट बना हुआ है,
वेज किधर चलेगी, तो इस पर ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकली नीचे जा नहीं सकती तो ये हॉरिजॉन्टली इधर चलेगी, तो ये वेज का एक्सेलरेशन आ गया। अब रॉड का मोशन किधर होगा, क्या वो वर्टिकली नीचे आ सकती है, क्या उसके ये वाले मॉलिक्यूल को देखें अपन तो ये यहाँ आ जाएगा वर्टिकली, नहीं, ये तो ऐसे स्लाइड होके आ रहा है यूँ, जैसे फिसल पट्टी पर स्लाइड पर एक बच्चा बैठा है तो उसका मोशन किधर होगा, अलॉन्ग दिस स्लाइड। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा मूव करेगा, तो रॉड का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल से ये अल्टरनेट एंगल देखो 60 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो मैंने पहले बनाई कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। अब अपन लोग गलती क्या करते हैं कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 30 डिग्री सब एक तरीके बना देते हैं। 60 60 जैसा बनाओ, 30 30 जैसा बनाओ, तब फिगर सही से बनेगा, वरना सिचुएशन बिगड़ जाएगी। तो चलो मैंने 60 को 60 जैसा बनाने का प्रयास किया है, 45 से थोड़ा ज़्यादा, और नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल ऐसा बना, देखो टेढ़ा मेढ़ा, तो फिगर आप कितना सुंदर बनाते हैं तभी उसकी विजिबिलिटी क्लैरिटी आएगी। तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 है, तो ये कितना है 30 है। अब एक्सेलरेशन ऑफ वेज किधर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज ऐसा है, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। एंगल वेंगल बताओ, तो देखिए ये 30 है, ये 60 है, तो ये 30 है। एंगल सही से लिखना, देख लो समझ लो। और ये रॉड का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल से 60, हॉरिजॉन्टल से 60, तो ये इधर आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉड है, ये 30 और ये 30 मिलकर हो गया 60 हॉरिजॉन्टल से। तो अब AW और AR के कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल सेम ही तो आ रहे हैं, AW cos 30 इज इक्वल टू AR cos 30। तो इसका मतलब AW और AR इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस आर इक्वल। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ रॉड एंड वेज। तो कंस्ट्रेंट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन में इतना सफिशिएंट है। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो में मैं कंस्ट्रेंट ड्यू टू कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर काम करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।